आज के इस वॉलंटियर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स कार्यक्रम में मुख्यतः रूप से उपस्थित हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर, केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे साथ मंच साझा करते हुए पार्टी के हमारे दूसरे सीनियर लीडर अभिजीत जसरोटिया जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और सूत्रधारक अंकित महाजन जी, मंजीत जी, नीतीश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आरती सिंह जी, विनीत जी, अरुण जी और भारी मात्रा में इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए सभी हमारे सोशल मीडिया से संबंधित वॉलंटियर्स, इन्फ्लुएंसर्स, दोस्तों, साथियों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था कि सोशल मीडिया के बारे में कम जानने के बाद भी कैसे बोला जाए। और जब मैंने अभिजीत जसरोटिया जी को सुना था, उन्होंने आजादी से लेकर और आगे तक का भाषण दिया, तो मुझे लगा कि मैं कंफर्टेबल हूं। और मुझे बताया गया कि यहाँ पर अलग अलग ब्लॉगर्स आए हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, योगा ब्लॉगर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं और स्वाद के हिसाब से हमारे फूड ब्लॉगर्स में अब ज्यादा नाम तो नहीं जानता, लेकिन शक्ल से मैं उनको पहचान सकता हूं क्योंकि मुझे वही ब्लॉगर्स अच्छे लगते हैं। और मैं देखता हूं कि जगह जगह पर वो सरदार जी होते हैं, तो अमृतसर का दिखाते हैं। एक हमारे कश्मीरी पंडित हैं, शायद हमारी लोकेलिटी से ही है, वो भी अलग अलग जगहों पर जाते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि जब आपको अपनी संस्कृति को की धरोहर को संभाल कर रखना है और उस कार्य को, आपके उस कार्य को पूरा देश सुने जाने, ये ठीक कहा अभिजीत जसरोटिया जी ने कि 1893 में जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था, तो शायद बहुत देर के बाद लोगों के बीच में पहुंचा, क्योंकि 1900 तक तो पहुंचा नहीं होगा। ये तो लगभग 1990 के बाद ही लोगों के बीच में ध्यान में आया होगा। क्यों? वो समय एक ऐसा समय था, तब ना कोई ब्लॉगर्स था, ना सोशल मीडिया था, ना नेट था, ना इंस्टाग्राम था, लेकिन उसके बावजूद पूरे विश्व भर में ये बात चली कि कोई अपने देश की संस्कृति को बाहर लेकर जाने के लिए आया। आज मुश्किल नहीं है, आज आप इशारों से ये बता सकते हैं कि क्या कार्य करना। प्रधानमंत्री जी को जो बताना है वो मात्र इशारों में एक समुद्र के किनारे सफाई करके बता सकते हैं पूरे विश्व भर को। समुद्र के किनारे कुर्सी पे बैठकर भी ये बता सकते हैं कि देश को किस दिशा में काम करना है। मित्रों, आज युग जो है ये फास्टनेस का युग है, वो बच्चियों दोनों को देख रहा है। शायद उस वक्त डॉक्टर मैं ठीक कर रहा हूं, अगर तो उस वक्त तो शायद हमें नाक पहुंचना भी इस उम्र में नहीं आता था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि फैशन डिजाइनिंग के माध्यम से जो बच्ची जो है वो लगातार से लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो रही है, क्योंकि ये जमाना फास्टनेस का जमाना है। और इस फास्टनेस के जमाने में जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका कार्य बहुत बढ़िया कार्य है और ये कार्य एक पॉजिटिव दिशा में लेके जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके फायदे भी बहुत है, लेकिन पिछले दिनों में आप सबके ध्यान में आया होगा कि हमारे एक बड़े नेताजी का भाषण जो था उसको भी तोड़ मरोड़ दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। ये जो नुकसान हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कुछ लोग क्रिएट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस टीम को, जो हमारी युवा टीम आज हमारे बीच में है, इस टीम को इस विषय को लेकर लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहते हैं, एक पॉजिटिव वातावरण जो है वो बनाना चाहते हैं। हम लोग वो भारत लाना चाहते हैं
कि 1000 ईस्वी का भारत जब विश्व की 28 से भी ज्यादा प्रतिशत, लगभग 30% जिसे हम लोग कह सकते हैं 28.97, पूरी विश्व की जीडीपी जो थी वो भारत रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद धीमे 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 कम इसलिए हुई कि बाहर से आक्रांता आए। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 89 ईयर्स पूरे भारतवर्ष पर और 200 वर्ष तक जिसे कह सकते हैं हमारे ऊपर राज किया, और आजादी की बात जो हमें जीडीपी दी गई वो मात्र 3% थी। अब सोचिए कि उस वक्त देश को संभालना, और ऐसे समय में 2004 और 14 के बीच का अंतराल जो घोटालों का वर्ष था, उस घोटालों के अंतराल के बाद इस देश को संभालना, आप खुद सोच सकते हैं कि कहां पर हम लोग पहुंच पाएंगे। 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस समय 2014 में दी गई, और इसके बाद विश्व भर में आर्थिक दृष्टि से जब हम लोग देखें तो एक हर देश में वातावरण बना था कि देश तरक्की नहीं कर पा रहे थे, आर्थिक दशा से बिल्कुल नीचे जा रहे थे। लेकिन ऐसे समय में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संभाला, और आज विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था भारत जो है वो बना। अब जिस तरीके से हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है, 2027 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी सरकार के चलते जो तीसरा सत्र हम लोग एक सरकार आप लोगों के माध्यम से चुनकर आई, उस सरकार के माध्यम से मेरा मानना है कि तीसरी पायदान पर हम लोग पहुंचे। और जब 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो विकसित देशों की श्रेणी में भारत सर्वप्रथम होगा। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके लिए क्या काम करना है? इसके लिए हमारे जितने भी नौजवान शक्ति आज सोशल मीडिया के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से या हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से आज जो इस कार्यक्रम में है, हमें इस सभी कार्यों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है वो काम करना। मित्रों, आज आप लोगों ने पिछला अपना इतिहास देखा होगा, उस इतिहास को बदल के ये बताया गया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट था। कभी आप सोचिए कि जो आदमी 33 वर्ष की आयु में पूरा विश्व कंकर करने के लिए 28 वर्ष की आयु में निकला था, 33 वर्ष की आयु में चला गया, वो वापस क्यों भागा? अगर वो द ग्रेट था, ही वाज नेवर द ग्रेट। भारत में जब वो आया तो पोरस से हारने के बाद वो यहां से भागा था। अगर वो जीता जाता, ग्रेट होता, तो वो यहां राज करता, क्योंकि वो तो लुटेरे की बात ही आया था। लेकिन हमारी संस्कृति ने हमारी इस संस्कृति को उखाड़ फेंकने की जो चाल, जो मैंने कहा 1000 ईस्वी के और 1200 ईस्वी के बाद से शुरू हुई थी, जब बाहर के आक्रांताओं ने हमारे ऊपर राज करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने यहाँ का वातावरण भी खराब किया। अकबर को अकबर द ग्रेट कहा गया, लेकिन कभी चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रेट नहीं कहा गया। कारण यह था कि वो नहीं चाहते थे कि हमारे लोगों को हमारा इतिहास पता चले। कभी आप सोचिए, हमारे कई वीरों को उस समय में टेररिस्ट कहा गया। एक वातावरण जो था, और मित्रों ये वातावरण आप लोगों को संभालने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री इस विषय को तो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो चीजों को दुरुस्त भी करेंगे, ठीक भी करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से, क्योंकि गूगल के ऊपर भी कई चीजें बार बार आप गूगल के ऊपर डालेंगे कोई चीज, आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, मैं तो बिल्कुल कम एक्सपर्ट हूं, मुझे तो एंड ही आता है। लेकिन आप लोगों के ध्यान में आना चाहिए कि गूगल के ऊपर 4 बार एक चीज डालोगे तो वो पक्की हो जाती है, और अगली बार जब कोई मेरे जैसा आदमी उसको सर्च करके पढ़ने की कोशिश करता है, उसे नहीं दिखाई देता है जो होता है। इसलिए आप लोगों के कंधे के ऊपर जो भार है, वो भार ये है कि हम लोगों को ईमानदारी से काम करना। अपने अपने फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हम लोग अपने फील्ड में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो इस देश के प्रति आप लोगों का कर्तव्य है, देश के प्रति आप लोगों का कार्य है, ये नौजवान पीढ़ी वो नौजवान पीढ़ी है जिनके कंधों के ऊपर आज देश, वो बच्चे आ जाए 10-20 वर्ष के बाद उनके कंधों के ऊपर देश होगा।
लेकिन इस देश को जैसे मैंने कहा विकसित देशों की श्रेणी में आगे ले जाना चाहते हैं तो आप सबको मिलकर काम करना होगा। दुश्मन आपको रोकेगा, चाहे वो सोरस के माध्यम से रोकेगा, छोटे देशों में सत्ता पलटने वाले लोग यहां भी सत्ता पलटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो न्याय यात्रा जिसको अन्याय यात्रा कहा जा सकता है, भारत तोड़ो यात्रा के नाम पर भी ये देश को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे समय में हमारे इन वॉलंटियर्स की भूमिका क्या रहे, इसकी तरफ भी मित्रों सोचने की आवश्यकता है। मैं जी के इस इनिशिएटिव को की सराहना करना चाहता हूं कि अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर, और बहुत अच्छा प्रयास है, भाई साहब सामने बैठे हैं, सोच नहीं पा रहे थे कि इतने लोग हम लोग इकट्ठे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतने एक्सपर्ट्स आज जो यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं। मेरा मानना है कि कभी हम लोग अपने इस प्रोफेशन में तो जाएं, प्रोफेशनल कार्य तो अवश्य करें, लेकिन कभी इस देश के विषय में हम लोगों को क्या करना है जब हम लोग सोचेंगे, तो मेरा मानना है कि विकसित देशों की श्रेणी में भारत सर्वप्रथम होगा। ऐसी अपेक्षा के साथ डॉक्टर साहब का भी, सोनिया जी का भी बहुत बहुत आभार मैं करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।